दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म यूआईएस पे। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। दोस्तों, आज का विषय है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली यूपीपीसीएस प्रीलिम मेंस की परीक्षा। उस परीक्षा को आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, उसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, और अगर आप नए स्टूडेंट हैं या ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, आपने अभी जस्ट तैयारी शुरू की है या आप लगातार 2-3 सालों से इस परीक्षा की प्रक्रिया में ऑलरेडी संलग्न हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से आप इस परीक्षा में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं या सफलता के बहुत नज़दीक पहुँच करके आप असफल हो जा रहे हैं बार-बार। तो इन सभी कठिनाइयों को आज हम अपने इस ओरिएंटेशन क्लास के माध्यम से टैकल करने की कोशिश करेंगे। ये समझेंगे कि एग्ज़ैक्टली एक गंभीर अभ्यर्थी के समक्ष कहाँ-कहाँ दिक्कतें आती हैं। तो आइए दोस्तों, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा 2026 की हमारे समक्ष अब बहुत दूर नहीं, अब बहुत दूर नहीं है, केवल मई में आयोजित होनी है और आपके पास में अभी मोटा-मोटा 6 महीने हैं। अगर आप अभी से अपनी कमर कस लें और ये प्रण ले लें कि हम 2026 की परीक्षा में हम अपने आप को उस जो फाइनल पीडीएफ है उसमें आपका नाम होना चाहिए, एसडीएम, डिप्टी डीवाईएसपी, बीएसए या एआरटीओ जैसे किसी महत्वपूर्ण पद पर आप अपने आपको अंतिम चयन के रूप में देखना चाहते हैं, तो ये सही समय है। हमारे साथ आप जुड़िए, यूआईएस के इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़िए और एक समग्र रणनीति के माध्यम से एक अच्छे गंभीर अभ्यर्थी के रूप में आप हमारे साथ अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाइए। आइए दोस्तों, एक-एक बिंदुवार तरीके से बात करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से इस परीक्षा को आपको अप्रोच करना है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, 2026 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा, इस पर हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये परीक्षा इस वर्ष लगभग मई में आयोजित होगी। मई के फर्स्ट वीक में या लास्ट वीक में, मोटा-मोटा अभी तक ऐसा ही अनुमान है। हालांकि अभी कैलेंडर नहीं आया है, कैलेंडर आएगा तो उसमें और स्पष्टता आएगी, लेकिन अभी आप ऐसा मान के चलिए कि ये परीक्षा लगभग मई के आसपास होनी है। तो दोस्तों, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो इस पर हम आपके समक्ष आता है, वो ये है कि कैसे शुरू करें तैयारी? तैयारी कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? क्या कोई हाई-फाई कोचिंग में चले जाएँ, लाख 2 लाख रुपए दें, उस उनके माध्यम से कोचिंग करें, किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लें, किसी यूट्यूब क्लास को देखें, वहाँ से स्ट्रेटजी बनाएँ और क्लास को ज्वाइन करें। ये तमाम तरीके के कन्फ्यूजन्स जब आपके समक्ष होते हैं, जब आप इस प्रिपरेशन में एंटर करते हैं। इन सभी डाउट्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश हमारी रहेगी। तो देखिए, तैयारी शुरू करने के लिए जो बेसिक आपका क्वालिफिकेशन वो ये है कि आप 21 वर्ष के हों और आपका ग्रेजुएशन हुआ हो। अगर ये 2 बेसिक क्राइटेरियाज आपके पास में है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और आराम से तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन केवल ये 2 क्राइटेरियाज होना अपने आप में कोई उपलब्धि नहीं है। लाखों ग्रेजुएट्स भारत में घूम रहे हैं, है ना? तो आपको सही गाइडेंस प्राप्त हो, ऐसे लोगों से आप जुड़ें, ऐसी टीम से जुड़ें जो आपको इनसाइट प्रोवाइड करवा सके, जिन्होंने स्वयं उस एग्जाम को एक्सपीरियंस किया है, एक्चुअलाइजेशन है जिनके पास में, जो जानते हैं कि एग्जैक्टली प्रीलिम्स में कहाँ पे दिक्कत आती है, मेंस में कहाँ पे दिक्कत आती है, प्रीलिम्स में भी किन खंडों में आपको दिक्कत आती है, कहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की वजह से दिक्कत आती है, कहाँ पे फैक्चुअल बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, जो जिससे कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करने से वंचित ना रह जाए। ठीक है, तो एक विषय ये। दूसरा है कि क्या है स्मार्ट स्ट्रैटेजी। स्मार्ट स्ट्रैटेजी में जैसे आपने कोई स्मार्ट स्ट्रैटेजी जब मैं कह रहा हूं तो उसका सीधा सा मतलब है कि इनपुट और आउटपुट का। ठीक है, इनपुट और आउटपुट इनटेक क्या है आपका। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई खंड उठा लिया, अब 6-7 खंड तो ऐसे ही जहां पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन मान लीजिए कि कहीं किसी खंड से केवल 3 और 4 सवाल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपने वहां पे ज्यादा समय दे दिया, 3 महीने 4 महीने का समय दे दिया। या कोई ऐसा विषय भी हो सकता है जिसमें आप तुलनात्मक रूप से दूसरे विषय कंपैरिजन में वीक हो, और ऐसा सब स्टूडेंट के साथ में है। कोई भी विद्यार्थी इवन जो सफल हैं, जो आज अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, उनसे भी जब जाकर के मिलेंगे, बात करेंगे, तो वो सभी विषयों में समान रूप से सहज नहीं है। कोई ना कोई एक ऐसा विषय है जहां पे वो वीक हैं, जिसमें वो एवरेज हैं, और कोई 1-2 विषय हैं जिसमें वो एक्सीलेंट हैं। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी कहने का मतलब यही है कि अगर कोई विषय में आप तुलनात्मक रूप से कमजोर हैं, तो उस पर बहुत अपनी इस बात को लेकर के बहुत लो कॉन्फिडेंस में नहीं चले जाना है कि मुझे तो ये नहीं आता है और उसी पे आप लगातार फोकस कर रहे हैं।
बल्कि जो विषय में आप पारंगत हैं, जो विषय में आप बहुत स्किल्ड हैं, उस पर और अच्छे से काम करिए। ठीक है। तीसरा चीज स्मार्ट स्ट्रेटजी में यह समझने की जरूरत है कि इनपुट आउटपुट रेशियो आप हमेशा ध्यान रखें कि कितना पढ़ रहे हैं और जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उससे कितने सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कोई नॉलेज गेन करने का एग्जाम नहीं है। इस बात को आप क्लियर इस बात को लेकर के हमेशा आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप नॉलेज के पीछे भागेंगे तो एग्जाम पीछे छूट जाएगा, हो सकता है कि आप एक नॉलेजेबल पर्सन बन जाए। ठीक है। तो अगर 20 सवाल आ रहे हैं किसी सेक्शन से, तो आपको उसी अनुपात में उसको समय देना है। किसी सवाल से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी खंड से 5 प्रश्न आ रहे हैं, तो उसी अनुपात में उस खंड को आपको समय देने की आवश्यकता है। तो अभी हम और बात करेंगे। भी हो सकता है आपको शायद वेग लग रही हो कि मतलब कुछ दिख नहीं रही है इन सब बातों में। तो अभी हम लोग और बहुत डीप इन सब चीजों को पर बात करेंगे। किन सोर्सेस पर करें भरोसा? देखिए, सोर्स का सही होना बहुत आवश्यक है दोस्तों। चाहे वो कोचिंग हो, नोट्स हो, वीडियो लेक्चर्स हो, टेस्ट सीरीज हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर उसका आपका स्रोत अच्छा नहीं है, आप एक बार गलत डायरेक्शन ले लिया तो फिर आप गलत डायरेक्शन में ही जाएंगे। यू टर्न लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस परीक्षा में। ठीक है। तो हम जो भी आपको सोर्सेस यहाँ पे बताएंगे वो ऑथेंटिक रिलायबल सोर्सेस होंगे। वो वही सोर्सेस होंगे जो आमतौर पर जितने टॉपर्स रहे हैं उन्होंने इन्हीं सोर्सेस से अपनी सफलता प्राप्त की। और हमारी युवा आईएएस टीम का भी यही पूरा संकल्प है कि हम अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, जो हमारे साथ जुड़े, उनके साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी जवाबदेही के साथ हम उनके साथ लगे। ठीक है। तो सोर्सेस में आप ये जान लीजिए कि आपको सबसे पहले 6 to 12th एनसीईआरटी, अगर आप एकदम नए बच्चे हैं, आप ग्रेजुएशन भी अभी कर रहे हैं, आप कहीं पे भी, आप कॉलेज में हैं, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, या जस्ट आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो आप सोर्सेस में बस बहुत एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। मैं इनफैक्ट अगर इस भाषा में आपसे बात करूं कि 6 to 12th एनसीईआरटी, ठीक है, 6 to 12th एनसीईआरटी मस्ट है। आप हर विषय का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सारे विषयों की एनसीईआरटीज आप अच्छे से पढ़िए, उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप कीजिए। ठीक है। साइंस के लिए 6 to 12th मत कीजिएगा। साइंस के लिए 6 to 10th तक की पर्याप्त रहेगी, या किसी किसी विषयों में 6 to 8 की भी आप कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है। वो डिपेंड करता है। साइंस के मामले में थोड़ा सा मामला टेक्निकल हो जाता है कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो 12th तक की भी आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं तो फिर आप अपने हिसाब से उसको स्ट्रेटजाइज कर लीजिए, क्योंकि कई गाइड बुक भी आती हैं, वो भी ठीक होती हैं, उनसे भी आपका काम मोटे मोटे तौर पर हो जाता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात ये आती है कि जहां से हम एक्चुअल इस विषय में प्रवेश करते हैं कि प्री और मेंस, ये दो खंड होते हैं। आप अच्छी तरीके से अवगत हैं इस बात से। तो प्रीलिम्स आप जानते हैं कि जो प्री की परीक्षा है वो एक तरीके से गेटवे है। अगर आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप कितना भी मेंस की तैयारी किए रखे रहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। और आप जानते हैं कि प्रीलिम्स में 2 प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 को ही मोटे तौर पे आम प्रचलित भाषा में सीसैट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये पेपर क्वालिफाइंग है अपने नेचर में। ठीक है। तो इसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में इतने डिफिकल्ट सवाल भी यहां से नहीं बनते हैं, बहुत इजी सवाल बनते हैं। बेसिक रीजनिंग, बेसिक मैथ्स, बेसिक हिंदी और बेसिक इंग्लिश, तो वो आपका हो जाएगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए। फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो कुछ उस पर वो विशेष काम कर सकता है। बहुत सारी आपको प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जहां पे वो बेसिक मैथ्स वगैरह आपको करवा देंगे। लेकिन मेरी आपको इसमें ये सलाह है कि अगर आप पिछले 10 वर्ष के पीवाईक्यूज कर लेंगे तो आपका ये पेपर इजिली क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें आपको बहुत कुछ सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो एक बात हो गई। लेकिन जो इसका जीएस पेपर 1 है वो बहुत ही एक मैटर करता है, और जीएस पेपर 1 के बारे में एक अच्छी रणनीति होना, अच्छे सोर्सेस का पता होना बहुत आवश्यक है। और वहीं पे एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की, एक अच्छे शिक्षक की भूमिका आपको महसूस होती है। तो जीएस पेपर 1 जो है दोस्तों वो 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है। और इसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है मुख्य परीक्षा के लिए। आपको पता है कि लगभग 5 से 6 लाख फॉर्म हर साल
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भरे जाते हैं, अभ्यर्थी फिल करते हैं और लगभग 60-65% के आसपास उनकी उपस्थिति होती है जो एक्चुअल एग्जाम देते हैं। उस लगभग 60% आप 6 लाख का मान लीजिए तो लगभग 3.5 लाख, 4 लाख बच्चे। अब उन लगभग 4 लाख बच्चों में से डिपेंडिंग ऑन सीट बट ऑन एन एवरेज 5,000-6,000 बच्चे ऑन एन एवरेज, ठीक है। कभी ये सीट अगर ज्यादा है तो 10-12 हजार भी हो जाती है, सीट कम है तो 2-2.5 हजार भी हो जाती है। इसलिए मैंने ऑन एन एवरेज 5,000-6,000 बच्चों को लिया जो एक्चुअल मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब इतनी गंभीर प्रतियोगिता है जिसमें 5-6 लाख बच्चों के बीच से 5-6 हजार बच्चों का चयन होना है मुख्य परीक्षा के लिए, तो आपके सोर्सेस क्या होना चाहिए, आपके सोर्सेस क्या होने चाहिए, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कितने स्मार्टली आपको इस परीक्षा को हैंडल करना है, ये सारे विषय बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इससे ऊपर कि आप किस तरीके के इंस्टीट्यूट में किस तरीके के फैकल्टीज के साथ जुड़ रहे हैं, वो विषय भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि एक बार आपने गलत कदम उठा लिया तो 2-3 साल समझने में लग जाता है। और 2-3 साल का आप मतलब समझिए कि आप जब बिना कोई एग्जाम दिए 2-3 साल खाली हाथ रह जाते हैं तो वो बहुत फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फिडेंस को गिराने वाला एक दौर चल जाता है जिसमें अपने आप को संभालना कई बार मुश्किल होता है। तो इसीलिए तो आइए दोस्तों समझते हैं कि जो ये GS1 है प्रारंभिक परीक्षा, इसमें क्या क्या विषय हैं और किन किन सोर्सेस से आपको इसको हैंडल करना चाहिए, ठीक है। जब हम इन सोर्सेस को जान लेंगे तो हम ये भी समझेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस को इंटीग्रेट करके किस तरीके से तैयारी करनी है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो सिलेबस दिया गया है आपका, जब आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सिलेबस देखेंगे तो मोटे तौर पर उसमें एक विषय आता है हिस्ट्री, ठीक है। आप हमेशा देखेंगे कि हिस्ट्री जैसे सेक्शन से हमेशा 20 से प्लस सवाल आपको मिलेंगे, 20 से 25 के रेंज में ये सवाल वेरी करते हैं, ठीक है। तो 20 से लेकर के 25 प्रश्न हर साल साल दर साल ये रेशो है, ठीक है। और आपको पता है कि इतिहास को आप 3 खंडों में बांट के पढ़ते हैं। आप प्राचीन भारत, एंशियंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री, ठीक है, जिसको मध्यकालीन भारत कहते हैं, और मॉडर्न इंडिया, ठीक है। और इसमें भी कैटेगराइजेशन है, इसमें भी आपको ध्यान देना है। मैंने अभी जब शुरू में कहा था स्मार्ट स्ट्रैटेजी की जरूरत है, तो मेरे कहने का यही मतलब है कि आप समझें कि इनपुट और आउटपुट रेशो क्या है, किस सेक्शन से कितने सवाल आ रहे हैं और किस सेक्शन पर आपको कितना अधिक समय देने की आवश्यकता है, ठीक है। आप इस जब इतिहास खंड को आप कैटेगराइज करेंगे, उसके कैटेगराइजेशन में जाएंगे तो ये 3 उपखंडों में आएगा, एंशियंट, मिडवल और मॉडर्न। और प्राचीन इसमें भी जब आप देखेंगे कि प्रश्नों की पुनरावृत्ति क्या है, कितने प्रश्न किन सेक्शन से पूछे जा रहे हैं, तो आप पाएंगे कि लगभग 5 से 6 सवाल प्राचीन भारत से पूछे जाते हैं। मिडवल हिस्ट्री पे वैरी करता है, कभी वो ज्यादा सवाल पूछ लेते हैं, कभी कम पूछते हैं। कई बार आप ये देखेंगे कि मिडवल हिस्ट्री से सवाल आए ही नहीं है, बट आप उसको स्किप नहीं कर सकते क्योंकि कई बार अच्छे सवाल आर्ट एंड कल्चर से, सूफिज्म से, भक्तिज्म से, मुगल मिडवल टाइम पे जो सल्तनत और मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन था उस पार्ट से अच्छे सवाल बनते हैं। तो ये आपको इस पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए। और आप देखेंगे कि इस सवाल से लगभग 3 से 6 सवाल पूछे जाने की प्रवृत्ति है और लगभग आप 10 से 12 सवाल प्लस ये मॉडर्न इंडिया से पूछे जाते हैं। तो ये कभी वेरी भी कर जाता है, कभी प्राचीन भारत से भी 8 सवाल पूछ लिया, कभी मिडवल से 6-7 सवाल पूछ लिया, या कभी मॉडर्न से और ज्यादा सवाल पूछ लिया, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, इट वेरीज, बट मोर ओवर ये ऐसे ही रहता है, राइट। तो अब सवाल ये है कि हिस्ट्री जब एक इतना महत्वपूर्ण चंक प्रोवाइड करवा रहा है प्रीलिम्स में, तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या हो, इसके सोर्सेस क्या हो। तो अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी हैं, इतिहास के लिए मैं आपको केवल एक सोर्स बताऊंगा बस। उसको आप 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, रट डालिए। उससे बाहर आपका हिस्ट्री का सवाल नहीं जाएगा। मतलब अगर 20 सवाल आएगा तो लगभग 70-80% क्वेश्चन, 14-15 क्वेश्चन आप इजिली हिस्ट्री सेक्शन से कर पाएंगे। और वो सोर्स है दोस्तों, एक बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, ठीक है, KTC के नाम से आती है, किरण पब्लिकेशन, ठीक है। ये आप KTC हिस्ट्री करके आपको मिल जाएगी। ये अगर आप हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी हैं तो
ठीक, इसको ले लीजिए। और लेकिन इसके साथ साथ घटना चक्र पब्लिकेशन का जो पुनरावलोकन आता है खंड, उसका इतिहास, प्लस घटना चक्र पुनरावलोकन। ठीक है। अब इसमें यह है दोस्तों कि अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करने जा रहे हैं, तो घटना चक्र का जो पुनरावलोकन है वो आपके लिए गीता है, बाइबल है, कुरान है। आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे 2024 की ही जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है, उसमें लगभग 40 से 50 सवाल रिपीटेड सवाल है या उसके एक्सप्लेनेशन से सवाल है। इतनी इतनी महत्वपूर्ण ये किताब है, क्योंकि वो कोई किताब नहीं है, वो जो विभिन्न लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, उत्तराखंड, जितने भी लोक सेवा आयोग हैं, उनके सारे प्रश्नों का वो संकलन है। और वो कोई किताब नहीं है, उसमें कोई मौलिकता नहीं कि किसी राइटर ने उसको लिखा है। एक पब्लिकेशन ने उन सारे प्रश्नों को उठाया, उसकी अच्छी व्याख्या की और एक किताब के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। ठीक है। तो जब आप इन इतने सारे प्रश्नों का विषयवार अध्ययन कर लेते हैं, खंडवार अध्ययन कर लेते हैं, इनके एक्सप्लेनेशंस पढ़ लेते हैं, तो होता यह है कि भले डायरेक्ट सवाल ना आए, लेकिन चूंकि आपको 3 ऑप्शंस ऑलरेडी पता है, तो एलिमिनेशन में आपको बहुत अच्छी मदद मिल जाती है। और आप ध्यान रखिए कि जब आप कंपटीशन देने जा रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठ रहे हैं, तो हर प्रश्न का जवाब आपको नहीं आएगा। आपको एलिमिनेशन मेथड पे जाना पड़ेगा, और वो एक अच्छी स्मार्ट स्ट्रेटजी का ही पार्ट है कि आप एलिमिनेट कर पाए। ठीक है। दूसरी, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये बात हुई हिंदी मीडियम के लिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो आप एनसीईआरटी पढ़िए और कुछ मत पढ़िए। ठीक है। और प्लस एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए 6 to 12th। ओल्ड एनसीईआरटीज मिल जाएं, वो भी बहुत अच्छी हैं। अब वो अलग अलग पब्लिकेशन से आने लग गई हैं, ओरिएंट ब्लैक स्वन वगैरह से आ रही हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। नई एनसीईआरटीज भी बहुत बेहतर है। और प्लस आपके लिए भी सेम है, ये घटना चक्र का जो पुनरावलोकन, वो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, उसका कोई स्केप नहीं है, आप ये जान लीजिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आप देने जा रहे हैं, यूपीपीएससी की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो घटना चक्र की जो पुस्तकें हैं, उनका कोई भी स्केप नहीं है, वो आपको करना ही करना है। आप ये दिमाग में बिठा लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों। तो एनसीईआरटी और प्लस घटना चक्र, ये 2 सोर्सेस पे आप अपने आप को लिमिटेड रखेंगे, तो आप यकीन मानिए कि आप लगभग 70 से 80% क्वेश्चंस टैकल करने की सिचुएशन में होंगे एट एनी गिवन टाइम, राइट। नाउ मूव अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट अदर सब्जेक्ट। दूसरा जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी। ठीक है। ओके। ज्योग्राफी इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कि ये एग्जैक्टली डिसाइड करता है कि आप इस परीक्षा में इन होंगे कि आउट होंगे। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि केवल ज्योग्राफी नहीं, बल्कि इसके साथ जो दूसरा सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, क्लब होकर के आता है, वो आता है एनवायरमेंट प्लस इकोलॉजी। ठीक है। तो ज्योग्राफी और एनवायरमेंट इकोलॉजी को जब आप मिला करके पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन जाकर के बनते हैं आपके प्री में, यूपीपीएससी प्री में। आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देखिए, लगभग लगभग ये 40 क्वेश्चन फॉर्म करता है। ठीक है। जिसमें आपका ज्योग्राफी का भी सेक्शन रहता है, एनवायरमेंट इकोलॉजी का भी सेक्शन रहता है। और आप एक बात दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लीजिए दोस्तों, कि जितनी अच्छी आपकी ज्योग्राफी की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, उतना ही बढ़िया आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे भी पकड़ होगी, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्चुअल डेरिवेशन है, उसका बेसिस ज्योग्राफी में ही है। ठीक है। उसमें फैक्चुअल पार्ट्स भी हैं, जिसको बहुत एक पूरा चंक ऐसा है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का जिसको आपको रटना है, तो ठीक है, रटिए उसको। ज्योग्राफी में भी ऐसी चीजें हैं, लेकिन ये दोनों सेक्शन आपको आमतौर पर एक साथ ही पढ़ने चाहिए। अब इनके सोर्सेस पे अगर हम बात करें, तो एक तो 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी, एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। और कुछ मत पढ़िए इसमें, फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास एनसीईआरटी। ठीक है। ये किताब आपकी कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट में बहुत इसका एक रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये। इसमें फिजिकल ज्योग्राफी मतलब जियोमॉर्फोलॉजी के जितने फिनोमिनाज हैं, जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, या फॉर्मेशन, फोल्डेड माउंटेन का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, या फिशर वोल्केनो कैसे डेवलप हो रहे हैं, जो वोल्केनिक डिफरेंट वोल्केनिक एक्टिविटीज हैं, उनका इमर्जेंस कैसे हो रहा है,
वो सारी की सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको इस किताब के माध्यम से हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ में आपको एक किताब और पढ़नी पड़ेगी और वो है महेश बर्णवाल, आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, वो बहुत अच्छी किताब है, खास करके आपके स्टेट एग्जाम के फैक्चुअल पोर्शंस को बहुत अच्छे से डील करती है। इसमें आप इंडियन और वर्ल्ड इन दोनों ही ज्योग्राफीज के फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल सवाल आपको यहां से बहुत अच्छे से मिल जाएंगे और आप देखेंगे कि यहां इस किताब से डायरेक्ट सवाल आपके प्रश्न में पेपर में आपको प्रश्न पत्र में आपको मिलते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए एक तो अगर आप पढ़ पाए, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं खास करके, तो शंकर आईएएस का नोट्स बहुत अच्छा है, शंकर आईएएस की बुक बहुत अच्छी है, वो आप पढ़ सकते हैं। प्लस घटना चक्र की ही एक पीवाईक्यू आती है, वही पुनरावलोकन। ठीक है, आप उसका अध्ययन जरूर कर लीजिए। ठीक है, और हाँ ये सॉरी, ज्योग्राफी के लिए भी घटना चक्र का पुनरावलोकन, घटना चक्र पुनरावलोकन, ये बहुत ही मस्त है। जैसे मैं बार बार आपको इतनी बार मैं आपको मेंशन क्यों कर रहा हूं, एम्फेसाइज इतना इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सच में अनअवॉइडेबल है। और आप खुद भी जब आप इस अपनी परीक्षा की तैयारी की प्रक्रिया में बहुत अंदर जाएंगे जब आप, तो आपको समझ आएगा कि इन किताबों की उपयोगिता क्या है। और देखिए दोस्तों, मैं हर चीजों पे आपको एक एक दो दो सोर्स ही बता रहा हूं। मैं चाहूं तो यहां 4 किताबें लिख दूं, मुझे पता है, लेकिन मुझे पता है कि वो 4 किताबें सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, उससे आपका एग्जाम कभी क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो एक सोर्स पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, और एक ही मूल मंत्र है इस परीक्षा का, है वो है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जितना आप रिवाइज करेंगे और जितने आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे प्रीलिम्स के स्तर पर, उतना आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो ये आपको बात को जो है वो ध्यान में रखना है। तीसरा खंड हमारा है पॉलिटी का, जो महत्वपूर्ण, जो एक तीसरा महत्वपूर्ण पिलर है आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा को क्वालिफाई करने का, वो है पॉलिटी। अब देखिए, पॉलिटी से भी लगभग 15 से 20 सवाल हर साल आपको देखने को मिलते हैं, और ये बहुत इजी सवाल होते हैं दोस्तों। मतलब पॉलिटी के सवाल को गलत करने, दो तरीके के सेक्शंस हैं इस परीक्षा में। एक, जिनको आपको अपने हार्डवर्क के माध्यम से गलत नहीं होने देना है। दूसरा, वो जो जिनको आपको अपनी लापरवाही से गलत नहीं होने देना है। आपको लगेगा कि ये बहुत सही, बहुत इजी क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया, लेकिन वहीं आप गड़बड़ाएंगे, वहीं आपसे जल्दबाजी होगी और तुरंत आप सवाल गलत कर जाएंगे। और ये वही सेक्शन है पॉलिटी का जिसमें आमतौर पे बहुत सारे स्टूडेंट सिली मिस्टेक्स करते हैं। उनको आते आते सवाल गलत कर जाते हैं, और एक दो नहीं बल्कि लाइन से 4-5 सवाल गलत हो जाते हैं और वो प्रीलिम से बाहर हो जाते हैं। तो इस बात का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है कि ये दिखती जितना इजी है, इसको दोनों ही स्तरों पे दिक्कत होती है इसको हैंडल करने में। ठीक है, अब हम अगर इसके सोर्स पे बात करें, तो इसका सोर्स सबसे, अगर आप देखिए, एक तो एकदम आप मान के चलिए कि लक्ष्मीकांत का कोई स्केप नहीं है इसमें। ठीक है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हों या आप इंग्लिश मीडियम के हों, लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ लिया तो आपका प्रीलिम्स और मेंस दो के दोनों इजिली टैकल हो जाता है। ठीक है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए एक किताब और है जिसको आप अगर पढ़ें तो आप इवन लक्ष्मीकांत को भी ना पढ़ना चाहें तो ना पढ़ सकते हैं। और वो किताब है एक परीक्षावाणी करके एक प्रकाशन है, वहां से आती है वो परीक्षावाणी की बुक है पॉलिटी पे। ठीक है, ऑन पॉलिटी, तो आप वो किताब भी पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम में है, वो बहुत अच्छी किताब है। बाकी लक्ष्मीकांत तो देर इज नो सब्स्टिट्यूट अल्टरनेटिव फॉर लक्ष्मीकांत, यू मस्ट रीड इट, राइट। और प्लस घटना चक्र, पुनरावलोकन। ठीक है, तो ये सर आपको जरूर जो है वो ध्यान देना चाहिए। आइए, इसके बाद आता है इकोनॉमी खंड, इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इंडियन इकोनॉमी से बहुत गहरे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बहुत कंसेप्चुअल सवाल नहीं आता है। यहाँ पे जो भी सवाल आता है उसका नेचर बहुत करंट ओरिएंटेड होता है, या कुछ सेक्शन है, एक दो सेक्शन ही है जहां से सवाल पूछता है। एक उसमें है मनी एंड बैंकिंग,
ठीक है, यहां से सवाल पूछ लेता है, खास करके मनी एंड बैंकिंग में जो रेट्स वगैरह चल रहे होते हैं, रेपो रेट्स या सीआरआर, इस तरीके के जो रेट्स हैं बेसिकली, इन्हीं इन्हीं पर ज्यादा सवाल वो फॉर्म करता है। ठीक है, दूसरा जो सेक्शन है जहां से सवाल पूछते हैं वो है डेफिसिट का, कि अभी फिजिकल डेफिसिट कितनी है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, इस तरीके के सवाल वो वहां पे बनाए जाते हैं। तो इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा आपको कि अगर आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन पढ़ लीजिए और न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, तो ये सेक्शन आपका हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई किताब पढ़नी चाहिए, तो 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो बहुत अच्छी किताब है, उसको आपको पढ़ना चाहिए। वो आपके मेंस के क्वेश्चंस को भी डील करेगी अच्छी तरीके से और बहुत अच्छी आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी देगी। ठीक है, तो ये है। लेकिन हाँ, इंडियन इकोनॉमी आप ये मान के चलिए कि जो करंट अफेयर्स आपका है वो उसी का एक मेजर सेगमेंट वो फॉर्म करता है। ठीक है, तो इतनी बात है इंडियन इकोनॉमी को लेकर के। अब इसके बाद जो छुटमुट एरियाज बचते हैं, छुटपुट एरियाज बचते हैं जहां से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे यूपी स्पेशल, ठीक है, यूपी स्पेशल, सेंसस, यूपी स्पेशल हो गया, सेंसस हो गया, और एक तीसरा सेक्शन है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर से भी आप मान के चलिए कि लगभग 25 प्लस सवाल आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं, हर साल की यही इनकी स्ट्रैटेजी है। सेंसस से भी 3 से 5 प्रश्न, और यूपी स्पेशल के भी लगभग 5 क्वेश्चन के अराउंड आपको देखने को मिलते हैं। इसके लिए अगर हम सोर्सेस की बात करें तो घटना चक्र पब्लिकेशन से ही किताब आती है, आप उसको ले सकते हैं, या आप परीक्षा वाणी की किताब ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई बहुत क्लास चलाने की या इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और आपको ऐसी किसी क्लास के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो आपकी स्मार्ट स्ट्रैटेजी का पार्ट होगा नहीं। फिर आप इनपुट आउटपुट रेशो को हमेशा आप ध्यान रखिए, आप खुद इसको देखिए, पढ़िए, पीवाईक्यूज देख लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अगर आप इसके पीवाईक्यूज भी देख लेंगे यूपी स्पेशल के, तो भी आपका काम चल जाएगा। प्लस यूपी में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो करंट अफेयर्स में चीजें हैं, वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सेंसस के लिए भी परीक्षावाणी से एक बुक आती है, उसको आप पढ़ लीजिए, आपके सेंसस के भी क्वेश्चन इजिली बन जाएंगे। अब आता है सबसे बड़ा सवाल है करंट अफेयर्स का, इस पर आपको बहुत फोकस करना चाहिए। और अगर आप खास करके नए स्टूडेंट हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि न्यूज़पेपर पर डे आप पढ़िए। ठीक है, एक अच्छा कोई स्तरीय न्यूज़पेपर ले लीजिए, वो पढ़िए, या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं कि वो ये ना पढ़ करके कोई मंथली एक जो है मैगजीन पढ़ते हैं। लेकिन इसको आप सॉरी, लेकिन मेरी एडवाइस आपको यह है कि आप इसको मंथली ही आप इसको करिए, इसलिए क्योंकि हालांकि बहुत सारे कंपाइलेशंस भी आते हैं, जब आपका एग्जाम नजदीक होता है तो उस समय कुछ प्रकाशक ऐसे हैं जो बड़ा कंपाइलेशन एक निकालते हैं 250-300 पेज का एग्जाम के कुछ दिन पहले। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो उसमें दिक्कत क्या होती है, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वैसा भी करते हैं, वो वही उतना करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और वो अच्छा कर जाते हैं। लेकिन मंथली जब आप ये किए रहेंगे तो जो कोर सब्जेक्ट्स हैं आपका, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसको रिवाइज करना आपके लिए आसान रहेगा उस टाइम पे जब आपका प्रीलिम्स की परीक्षा 10 दिन 15 दिन नजदीक रह जाएगी। तो ठीक है, और आप में एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा कि आपको ये पता होगा कि मैंने 6 महीने की मैगजीन्स कर ली हैं करंट अफेयर्स की, आप पूछिए, आपको जो जो सवाल पूछना है, आई एम रेडी टू आंसर एवरीथिंग। ठीक है, तो अगर आप इतना या कोई न्यूज़पेपर या कोई मंथली मैगजीन आप पढ़ते रहिए तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि ये तो एक बात हो गई कि प्रीलिम्स किस तरीके से आपको करना है, किन सोर्सेस से करना है, और उसकी बुक लिस्ट, सोर्सेस। लेकिन ये बात अधूरी इस रूप में है कि जब तक आप इसको मेंस के साथ क्लब नहीं करेंगे तब तक आप अंतिम सफलता पाएंगे नहीं। उद्देश्य केवल ये तो है नहीं कि आप प्रीलिम्स की परीक्षा क्वालिफाई कर लें, उद्देश्य क्या है, परीक्षा क्वालिफाई करना, पीडीएफ में अपना नाम लेना और एक अच्छा पद लेना। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि जो
विषय हम प्रीलिम्स के स्तर पे पढ़ रहे हैं, वो उसका अप्रोच मेंस के स्तर पे क्या होना चाहिए, वो उस खंड से मेंस में सवाल कहां से और किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए इस विषय पे हम लोग बात करते हैं। देखिए कैसे करें प्रीलिम्स मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी एक साथ। ठीक है, कहां आती है दिक्कत, ओल्ड स्टूडेंट्स और न्यू स्टूडेंट। देखिए एक मिनट, अच्छा ठीक है चलिए। तो इसमें हम बात करेंगे सर, इसमें थोड़ा सा स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगा, जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए और जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यू स्टूडेंट्स की। ठीक है, और दूसरी तरफ हम रखेंगे ओल्ड स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब मेरा यहां क्या कहने का मतलब, जब मैं न्यू स्टूडेंट कह रहा हूं तो न्यू का वो मतलब नहीं है कि जिसने पहली बार फॉर्म भरा है। मैं न्यू में ऐसे हर बच्चे को रख रहा हूं जिसका आज तक प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर रहा हो, भले पिछले 10 साल से तैयारी कर रहा हो, वो मेरे लिए नया स्टूडेंट है। ठीक है, तो न्यू का स्टूडेंट्स मतलब कि जिसने प्री क्वालिफाई नहीं किया है। ठीक, जिसने प्री क्वालिफाई नहीं किया है, वो चाहे 3 साल से तैयारी कर रहा हो, चाहे 5 साल से तैयारी कर रहा हो, या वो पहली बार तैयारी करने जा रहा हो। और ओल्ड स्टूडेंट से मतलब है कि जिसने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हो, जिसने प्री तो क्वालिफाई किया है लेकिन उसका मेंस क्वालिफाई नहीं होता है। ठीक है, उसकी वजहें चाहे जो हो। ठीक है, आइए, अगर आप पिछले 2-3 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं और कट ऑफ के बहुत पास जाकर के आपका प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है 2-3-5 क्वेश्चन से, तो इसका एक, मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, एक इसका बहुत सीधा सा मतलब यह है कि जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स का मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सब्जेक्ट्स की आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। इसी वजह से ये हो सकता है कि देखिए, जैसे आपने घटना चक्र का पुनरावलोकन कर लिया, लूसन जैसे कोई किताब पढ़ ली, करंट अफेयर्स पढ़ लिया, तो ये स्वाभाविक है कि आप 80-85 क्वेश्चन टच कर जाएंगे। लेकिन आप में कभी इस बात का आत्मविश्वास सृजित नहीं होगा आपके मन में कि आप एग्जाम के पहले ये बात क्लेम कर पाए कि मैं जा रहा हूं एग्जाम देने और मेरा एग्जाम होगा। उस लेवल का कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको इन जो 4-5 कोर सब्जेक्ट्स हैं, इनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो हम, अगर आपको डेवलप करना है अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है, और खास करके किन सब्जेक्ट्स की, जो एरियाज हैं आपके, हिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और यू नो इकोनॉमी की। अब आप देखिए कि यही वो एरियाज हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के, जिनका मेंस में कितना कंट्रीब्यूशन है, लगभग 80 क्वेश्चन। ठीक है, मेंस में हिस्ट्री से कितना सवाल आएगा, आप अगर पेपर 1 उठा के देखिए। ठीक है, तो बेसिकली हम, अब ये मैं बात कर रहा हूं आपसे कि पेपर 1, 2 और 3, ठीक है, ये हम दोनों ही स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, जिसने कभी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया है और जिसने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है लेकिन उसका मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा है। देखिए, जो पेपर 1 है मेंस का, वो बेसिकली क्या चीज फॉर्म करता है, दो विषय से वो मेल करके बनता है। ठीक है, एक हिस्ट्री है और दूसरा ज्योग्राफी है। ठीक है, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी कितना आपका मेन चंक प्रोवाइड करवा रहा है प्रीलिम्स में, लगभग 60 प्रश्न, 60 से 65 प्रश्न। और यहां पे पेपर फर्स्ट में कितना करवा रहा है, लगभग आप मान के चलिए कि 80 से 100 सवाल, 80 टू 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स मेंस में। ठीक है, और ज्योग्राफी में भी लगभग ये 80 क्वेश्चंस के आसपास, 70 टू 80 क्वेश्चंस। ठीक है, 70 टू 80 मार्क्स।
तो जब आप ज्योग्राफी पढ़ें, जब आप हिस्ट्री पढ़ें, तो आपका आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि आप सिर्फ ये मत पढ़िए, कि आप ये मत करिए कि आपने घटना चक्र का पुनरावलोकन लगा लिया या आपने कोई एक किताब पढ़ ली उससे आपका हो गया। आप मेंस के भी क्वेश्चंस को साथ में देखिए और ये टैकल करने की कोशिश करिए कि जैसे सपोज कीजिए कि एनसीएम है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। अब आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री और आप हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं एनसीएम, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो जब आप असहयोग आंदोलन पढ़ रहे हैं, तो जब आप असहयोग आंदोलन के कारणों के की खोज में जाएंगे तो वो आपका मेंस का पार्ट है। और जब आप ये जानेंगे कि कब हुआ वो, एग्जैक्टली कौन सी डेट थी जब वो तैयारी हुई, जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, तो आपका प्रीलिम्स का पार्ट हो जाता है। तो जहां जहां क्यों आए, जैसे मान लीजिए कि आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब फिजिकल ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट है कि प्लेट टेक्टोनिक का कॉन्सेप्ट है। आपको पता है कि दुनिया में जहां जहां फोल्डेड माउंटेन है उनके पीछे की वजह क्या है, प्लेट टेक्टोनिक। तो आउट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कैसे काम करती है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं, ठीक है। तो ये किस तरीके से फॉर्म हो रही है और कैसे लैंड बन रहा है, किस तरीके से लैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। केवल ये नहीं कि चार उसने माउंटेन का नाम दे दिया, ईस्ट वेस्ट में आपने उसको अरेंज कर दिया या साउथ वेस्ट में उसको आपने अरेंज कर दिया, वो तो जानना ही है, वो इंफॉर्मेशन बहुत आवश्यक है आपके लिए जानना। लेकिन उसके साथ साथ उनके पीछे की जो फॉर्मेशन है, उसके वो चीज इमर्ज कहां से हो रही है, वो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। और जब तक आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप नहीं होगी, तब तक आप कभी भी मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक नहीं प्राप्त करेंगे। आपका सिलेक्शन लगभग लगभग बाधित रहेगा until unless you develop a very higher level of conceptual clarity। तो हमारी UIS की टीम आपके साथ वो मेहनत करेगी जहां पर आपको इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हम आपको देंगे इस प्लेटफॉर्म से, और बहुत अच्छा एक डीप एनालिसिस आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है। तो दूसरा आपका पेपर क्या है, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, ठीक है। तो जब आप पॉलिटी पढ़िए, ठीक है, और इंडियन पॉलिटी कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है मेंस में, इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूट करता है लगभग लगभग अगेन 80 to 100 क्वेश्चंस, 80 to 100 मार्क्स, ठीक है। और प्रीलिम्स में कितना कर रहा है, प्रीलिम्स में लगभग वही 20 क्वेश्चन के आसपास। यही स्थिति इंडियन इकोनॉमी की भी है। इंडियन इकोनॉमी अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग आप मान के चलिए कि लगभग 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के आसपास वो आपको मेंस में देखे जाता है। यहां से इतना वो उसका कंट्रीब्यूशन रहता है। तो मैं इसके माध्यम से आपको यह बताना चाह रहा हूं बेसिकली कि जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, ठीक है, इन सारे सेक्शंस पे आपको बहुत बेहतरीन ढंग से काम करने की आवश्यकता है अगर आप अपने आप को अंतिम रूप से PDF में देखना चाहते हैं। और यही सबसे स्मार्ट स्ट्रेटजी भी है इस परीक्षा को टैकल करने की, ठीक है। अब ये सारी बातें ज्यादातर दोनों ही परीक्षार्थियों के लिए थी, लेकिन इस पे न्यू स्टूडेंट्स ज्यादा स्ट्रिक्ट करें। अब देखिए ओल्ड स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है कि जैसे अभी मान लीजिए कि 6 महीने हैं हमारे एग्जाम में लगभग, ठीक है, और आपका भले यू नॉट एबल टू क्वालिफाई सो फॉर मेंस, लेकिन यही वो समय है जब आप पेपर 4, ठीक है, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6, इस पर आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। पेपर 5 और पेपर 6 अभी नए हैं, कोई मार्केट में एक ऐसा मटेरियल नहीं है जिसपे स्टूडेंट यूनानिमसली ये कह सके कि ये एक मैटर है जिससे हम पेपर 5 और पेपर 6 को इजिली टैकल कर सकते हैं। पेपर 4 के लिए तो बहुत सारे मैटर्स है, आप किसी भी मैटर को आप रेफर कर सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट से भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और हमारी भी कोशिश रहेगी कि हमारी UIS की जो टीम है वो पेपर 5 और पेपर 6 पे आपको मार्केट से अलग, बहुत कॉन्क्रीट, संक्षिप्त और एक ऐसा मटेरियल देगी कि आपको आवश्यकता नहीं रह जाएगी यहां वहां भटकने की। अभी ये समय है जब 6 महीने आपके पास में बचे हुए हैं और आप बार बार मुख्य परीक्षा में असफल हो रहे हैं, तो आप इन सारे पेपर्स पे, पेपर 4, 5 और 6 पे खूब आप मेहनत करिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, खूब अच्छे से लगाइए इसको और काम करिए। दूसरी चीज ओल्ड स्टूडेंट्स को यह करना चाहिए कि जो छोटे छोटे सेक्शंस हैं उसको हम आमतौर पे छोड़ देते हैं, ठीक है, और वो इस तरीके से छोड़ देते हैं कि फिर वो जब तक मुख्य परीक्षा हम नहीं देते हैं तब तक हम उस पर फोकस नहीं करते, और जब मुख्य परीक्षा दे रहे होते हैं तो हमारी धारणा ये बन जाती है, आमतौर पर स्टूडेंट्स की धारणा ये बन जाती है कि अरे ये तो बड़े छोटे सेक्शंस हैं, इनको तो हम लिख लेंगे,
तो आप तो लिख तो लेंगे ही, वो तो सबको पता है, लेकिन लिखना वो है जो सवाल में पूछा जाए कंस्ट्रक्टिव तरीके से, बहुत शॉर्ट तरीके से और टू द पॉइंट लिखा जाए। उन एरियाज में सबसे एक जो मेजर है वो है इंडियन सोसाइटी। यही समय है ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए जब आप पूरी तरीके से काम करिए इन सारे सेक्शंस पे, ठीक है। इंडियन सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, ठीक है, और उसके बाद में गवर्नेंस के बाद एक और सेक्शन बचता है आईआर का, ठीक है। तो ये वो सारे सेक्शंस है जिसपे आपको अभी से अगर आप काम करेंगे अच्छे, अब देखिए ये चारों सेक्शन मिला करके लगभग 100 से 120 सवाल आपको फेच करेंगे। लगभग आप मान के चलिए कि 125 मार्क्स आपका इन सारे एरिया से फेच होगा। और जब आप इवेंचुअली देखेंगे कि आपका 30-40 नंबर से सिलेक्शन रुक रहा है, तो आप ये कभी नहीं पा पाएंगे कि 125 मार्क्स की तैयारी आपने कभी ढंग से की ही नहीं। तो जब मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि स्मार्ट स्ट्रेटजी, तो स्मार्ट स्ट्रेटजी का यही मतलब है कि आप ये 125 सवाल, 125 मार्क्स आपके पड़े हुए हैं, आप चारों पेपर में उठा करके देखिए कि इनका वेटेज कितना है, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि इस पे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिली होगी। अब दोस्तों एक और महत्वपूर्ण विषय है कि जो है करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर या एक स्तरीय मैगजीन, इनका इनका आपकी परीक्षा में क्या योगदान है। और आप यकीन करिए कि अगर आप सच में एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आपको किसी एक अच्छे, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदू पेपर को कभी मत अवॉइड करिए, या भले ही आप हिंदी मीडियम के हो लेकिन आपकी भाषा का स्तर अच्छा है, आपकी अंग्रेजी अच्छी है, तो आपको उस कंडीशन में भी आपको हिंदू पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो बहुत सारी कोचिंगें हैं, वो अपने मंथली मैगजीन्स निकालती हैं, किसी एक अच्छी कोचिंग के मैटर को आप प्रेफर करिए, लेकिन आप पढ़िए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स दिखाता हूं कि आपका पेपर और न्यूज़पेपर का क्या संबंध है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स दोस्तों वो आप जानते हैं कि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन वो आपको देके जाएगा प्रीलिम्स में, आपको पढ़ना है, उसका कोई स्केप नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए कि न्यूज़पेपर और मेंस, इस पॉइंट को मैं जरा आपको हाईलाइट करना चाहता था। शायद ही कोई दूसरा प्लेटफॉर्म हो हमारी इस युवा आईएएस को छोड़ करके जहां पे आपको इस तरीके का डीप एनालिसिस आज तक दिया गया हो। बहुत सारे आप चैनल है जाकर के देखिए, वहां पे किसने सैलो तरीके से वो बताते हैं, कोई विजिबिलिटी और इम्पैक्टफुल आपको कभी वो एनालिसिस करके नहीं देंगे, वो आपको एक्सक्लूसिव हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये तो केवल 1 साल का दिखा रहे हैं हम आपको, सैंपल के लिए, अपनी बात को कॉन्क्रीट बनाने के लिए कि हम कितने ऑथेंटिक लोग हैं, वो हम आपको अपने इस एनालिसिस से प्रूव करना चाहते हैं कि देखिए मेंस 2024 में पेपर 2 में सवाल आया है भारत मालदीव के संबंधों पर, ठीक है, भारत बांग्लादेश के संबंधों पर, इजराइल फिलिस्तीन के संबंधों पर। आप एक तो तरीका यह है कि आप पढ़ते रहिए, आईआर की किताब ला लीजिए मोटी सी और खूब आप पढ़िए 3-4 राइटरों की। दूसरा स्मार्ट तरीका क्या है कि जब जिन भी देश से हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा इंडिया एंड इट्स नेबर में, मोस्टली आप देखेंगे कि चांसेस बहुत हाई है कि सवाल हमेशा वहीं से पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में, आईआर के सेक्शन में। तो आप देखिए कि पेपर 2 के स्तर पे आप जाएंगे, आप सच में देखिए कि क्या आपको आवश्यकता है कोई टेक्स्ट बुक पढ़ने की। मतलब पढ़ना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप टेक्स्ट बुक मत पढ़िए, लेकिन आप ये देखिए कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो करंट अफेयर्स की भूमिका है, जो आप पर डे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई स्तरीय मैगजीन पढ़ रहे हैं, वहां से सवाल डायरेक्ट फॉर्म हो रहा है। और वो डायरेक्ट सवाल एक नहीं, आप देखिए लगभग 5 सवाल आपके पेपर में आया हुआ है, वो ये सवाल है जो लगातार पत्र पत्रिकाओं में आते रहे हैं, न्यूज़पेपर में आते रहे हैं। इसी तरीके से देखिए वित्त आयोग और क्षेत्रीय असमानता पे सवाल आया है। आपको पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। तो जब आप इसको किसी भी न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, एक एडिटोरियल, 2 एडिटोरियल, 3 एडिटोरियल आप पढ़ लेंगे, तो आपको ये पॉइंट अपने आप आ जाएगा, कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी में बार बार इसीलिए कह रहा हूं आपको, ये सारी चीजें हैं जो आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी के रूप में आगे बढ़ाती हैं, जिन चीजों को लेकर के आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। देखिए सवाल अभी आप देखिए कि चुनाव आयोग को लेकर के देश में लगातार एक चर्चा चल रही है। चुनाव आयोग पे सवाल पूछ लिया कि उसकी स्वतंत्रता और नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन किया गया, उस पर सवाल आया। तो जब आप लगातार न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जब ऐसा कोई ज्वलंतशील विषय आता है हमारे समक्ष, तो लगातार उस पर पत्र पत्रिकाओं में, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स के माध्यम से आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपने नोट्स बनाने हैं और वही नोट्स आपको केवल रेफर करना है आपके एग्जाम में।
तो बहुत परेशान नहीं होना है सोर्सेस को लेकर के, मटेरियल्स को लेकर के। मटेरियल वही है, कंक्रीट रखिए, एक मटेरियल रखिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। और एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा कि जो भी आप मैटर रखिए, मटेरियल रखिए, वो बहुत ऑथेंटिक होना चाहिए। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो द हिंदू ही पढ़िए, आप भागिए मत यहां वहां। आप कोई एक मैगजीन फिक्स कर लीजिए, उसी को पढ़िए, और उससे आपके सवाल हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? आप देखिए, ये लगभग 5 6 7 सवाल आपको 60 70 मार्क्स के हैं। इसकी कौन कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको इसकी तैयारी करवाएगी? तो आपको भी अपनी अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी जितनी हमारी है उतनी आपकी भी है। तो आप भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जरूर ओन करिए, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए, इसी वर्ष एक सवाल आया, डिजिटल अरेस्ट। सवाल कोई दोस्तों अलग से नहीं बनेगा। हम आप शायद ही हमारे बीच में ऐसा कोई हो जो इस डिजिटल अरेस्ट की अवधारणा से अवगत ना हो, जो जिसके पास में कोई रील्स के माध्यम से या कोई डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट की का विषय उसके समक्ष ना आया हो। और देखिए कि आपकी परीक्षा में भी यही प्रश्न पूछा गया है। और एक बात देखिए कि प्रधानमंत्री जी जब मन की बात कर रहे थे तो उसमें भी उन्होंने इसका उल्लेख किया, और उन्होंने फॉर्मूला बताया कि स्टॉप, थिंक और टेक एक्शन, ये फॉर्मूला होना चाहिए। तो आप देखिए कि जब आप एक अवेयर स्टूडेंट है, अवेयर सिटीजन है, आप इस तरीके से चीजों को सुन रहे हैं, अपने आसपास के परिवेश से आप पूरी तरीके से अवेयर हैं, आप अपने आंसर राइटिंग में जब इस तरीके की चीजों का इनपुट देंगे तो आपका मार्क्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो मैं यही हमारा उद्देश्य है दोस्तों आज के सेशन का। ये हम लोगों ने अपने युवा इस प्लेटफॉर्म पे इसको सुनिश्चित करने की कोशिश की कि एक ऐसा इंसाइट दिया जाए अपने स्टूडेंट्स को जो वास्तव में हमारी परीक्षा के बहुत नजदीक हो, और आपको ये एग्जैक्टली पता चल पाए कि प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी, नए बच्चे, पुराने बच्चे, वो किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को बनाए, किस तरीके से सोर्सेस को रेफर करें, और उस सोर्सेस को बहुत लिमिटेड रखें। अच्छा दोस्तों, सोर्सेस के क्रम में एक चीज छूट गया था, मैं उसको भी करेक्ट कर देता हूं। साइंस की बात हम लोग करने से रह गए थे, तो जहां पे मैं कर रहा था वहां पे एक विषय छूट गया था साइंस का। तो साइंस के लिए आप 6 to 8 एनसीईआरटी कर लीजिए, और एक कोई वो कर लीजिएगा, क्या कहते हैं, साइंस के लिए आई थिंक आपके लिए 6 to 10 कर लीजिए एनसीईआरटी, आपके लिए दैट विल बी इनफ, ठीक है। तो दोस्तों, ये आप आज की हमारी स्ट्रेटजी रही। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको आज का हमारा सेशन कैसा लगा। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी मेहनत से आपको जरूर कुछ इंसाइट मिलेगा, आपकी परीक्षा में आपको सफलता के और नजदीक जाने का अवसर प्राप्त होगा। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी टीम आपसे लगातार संपर्क करेगी। हमारे इस चैनल इवाइस प्लेटफॉर्म को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी कोई यूजफुल वीडियोस आपके पास डाले जाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और हमारी टीम से जुड़िए, हम भी आपकी सफलता में आपके साथ चलना चाहते हैं। धन्यवाद।